नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं आप सभी का एम के लर्नर्स पॉइंट चैनल पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं हिस्टोरियोग्राफी का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आज का जो हमारा हिस्टोरियोग्राफी का टॉपिक है साथियों, वो है इतिहास का क्षेत्र। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो देखते हैं साथियों कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहेगा। तो आज का जो मेनली हमारा टॉपिक है उसमें हम जानेंगे कि इतिहास का क्षेत्र। ठीक है साथियों। तो इतिहास के क्षेत्र में हम देखेंगे कि इतिहास के क्षेत्र में परिवर्तन का मुख्य कारण अलग अलग युगों के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक आवश्यकता रही। हेरोडोटस ने इतिहास की सामाजिक आवश्यकता को रोचक कहानी मात्र समझा है। यानी इतिहास क्या है? इतिहास एक सामाजिक आवश्यकता है। यानी समाज में क्या है, इतिहास की एक ज़रूरत रही है, तभी इतिहास को क्या किया गया है, उसको लिखा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों कि प्रोफेसर बी शेख अली हिस्ट्री एंड इट्स थ्योरी एवं मेथड में बताया गया है कि जब इतिहासकार किसी घटना का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है जब किसी घटना का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है तो उसके बारे में तीन प्रमुख प्रश्न होते हैं कि घटना क्या है, वह कैसे घटी और क्यों घटी। ठीक है। तो इतिहासकार बी शेख अली कहता है कि इतिहास में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कोई घटना क्यों घटी, ठीक है, और वो कैसे घटी, उसके पीछे का कारण क्या है, ये इतिहास में हम अक्सर देखते हैं। आगे देखते हैं साथियों कि वर्गीकरण, जो इतिहास का जो वर्गीकरण किया जाता है ना, वो मेनली क्या होता है कि वो उपयोगी तथा स्वाभाविक है। वर्गीकरण से हम किसी विशेष पहलू को गहराई से समझ सकते हैं। यानी अगर हम इतिहास का वर्गीकरण करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे हम इतिहास की उस घटना को आसानी से समझ सकते हैं। अब वर्गीकरण कैसे किया गया है इतिहास का, जैसे कि हमने एक बना रखा है प्राचीन इतिहास, एक बना रखा है हमने मध्यकालीन इतिहास और एक बना रखा है आधुनिक काल इतिहास। ठीक है, हमारे पास एंशियंट हिस्ट्री है, मेडिवल है, मॉडर्न है। तो ये वर्गीकरण क्यों किया गया है? ताकि इतिहास को आसानी से समझा जाए। तो इस प्रकार से एक क्षेत्र क्या हो जाता है, प्राचीन क्षेत्र हो जाता है, एक मध्यकालीन हो जाता है और एक आधुनिक। लेकिन इसके अलावा भी इतिहास के बहुत से अलग अलग क्षेत्र बताए गए हैं जिनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो क्षेत्र है जो बताया गया है वो है राजनीतिक इतिहास। राजनीतिक इतिहास, ठीक है। राजनीतिक इतिहास में देखते हैं कि राजनीतिक इतिहास में हम प्रशासन, राजनेताओं, राष्ट्र अध्यक्षों, मंत्रियों, नीतियों इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा इसमें संवैधानिक इतिहास, संसदीय इतिहास, कानूनी इतिहास के बारे में हम जानते हैं। भारत में अशोक, समुद्रगुप्त, हर्ष, अकबर के शासन के बारे में हम पढ़ते हैं। उनकी राजनीतिक गतिविधियाँ पढ़ते हैं, शासन के बारे में पढ़ते हैं, के तरीके पढ़ते हैं, वह सब राजनीतिक इतिहास में आते हैं। ठीक है। राजनीतिक इतिहास के द्वारा भविष्य के मार्गदर्शन होता है, एक हिस्सा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी राजनीतिक इतिहास का क्या है, एक हिस्सा है। पहले इतिहास में व्यक्ति विशेष पर आधारित होता था, लेकिन अब जनसामान्य की भूमिका को महत्व दिया जाता है। इसमें सूक्ष्म इतिहास अर्थात माइक्रो हिस्ट्री कहा जाता है। तो दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है मेनली कि हम जो राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं, उनके प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या है, वो राजनीतिक इतिहास है। पहले क्या होता था, व्यक्ति विशेष के ऊपर इतिहास लिखा जाता था। जैसे किसी एक करेक्टर को ले लिया जाता था, अकबर को ले लिया जाता था, पूरी बुक उसके ऊपर लिख दी जाती थी अलबरूनी के द्वारा। लेकिन अब क्या होता है, अब जनसामान्य को भी देखा जाता है कि अकबर के समय आम लोग किस प्रकार से रहते थे, समुद्रगुप्त के समय या अशोक के समय आम लोग किस प्रकार से रहते थे। और आम लोगों के बारे में लिखना क्या है, आम लोगों के बारे में इतिहास लिखना क्या है, माइक्रो हिस्ट्री कहलाता है, जब जन सामान्य लोगों के बारे में लिखा जाता है। तो आगे देखते हैं। तो आगे है हमारे पास सामाजिक इतिहास। तो सामाजिक इतिहास के बारे में साथियों मैं आपके लिए इस पैरे को पढ़ देता हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी थोड़ा छोटा है, इसलिए इस पे पेंसिल चलाना बड़ा ही मुश्किल होता है।
तो मैं आपके लिए पढ़ के आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। सामाजिक इतिहास का प्रादुर्भाव कुछ दशकों पहले ही हुआ। काम्टे के अनुसार इतिहास सामाजिक भौतिक शास्त्र है। सामाजिक इतिहास में हम मानवीय व्यवहार की सामान्य नियमों का अध्ययन करते हैं। इसको ट्रेविलियन ने प्रसिद्ध बनाया है। सामाजिक इतिहास में हम मनुष्य का दैनिक जीवन, विभिन्न वर्गों की पारस्परिक संबंध, परिवार, गृहस्थ जीवन, सांस्कृतिक, शिक्षा एवं कला के बारे में जानते हैं। लीनियर के अनुसार आर्थिक इतिहास और राजनीतिक इतिहास की कसौटी सामाजिक इतिहास है। ट्रेविलियन के अनुसार सामाजिक इतिहास के बिना आर्थिक इतिहास मरुस्थल और राजनीतिक इतिहास अवर्णनीय है। लेकिन सामाजिक इतिहास में एक कमी रही है, इसका विकास बड़ी ही मंद गति से होता है। सामाजिक बदलाव में काफ़ी वर्षों लग जाते हैं। तो दोस्तों, सामाजिक इतिहास में यही बताया गया है कि जो हम समाज की परंपराएं पढ़ते हैं, परिवार के बारे में पढ़ते हैं, लोगों का जीवन पढ़ते हैं, संस्कृति कला पढ़ते हैं, क्या है, सामाजिक इतिहास का हिस्सा है। और ट्रेविलियन हो गया और लेनियर हो गया, इन्होंने क्या कहा है कि जो सामाजिक इतिहास है ना, उसके बिना आर्थिक इतिहास और राजनीतिक इतिहास का कोई भी क्या नहीं है, महत्व नहीं है। आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास आर्थिक इतिहास। आर्थिक इतिहास को देखते हैं कि आर्थिक इतिहास में क्या है। आर्थिक इतिहास के प्रमुख विद्वान काम्टे, बर्कले, कार्ल मार्क्स का योगदान रहा। कार्ल मार्क्स इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है। कार्ल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है। आर.सी. दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारतीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में बताया है। यह पुस्तक एक आर्थिक इतिहास पर आधारित है। आर्थिक इतिहास में पहले व्यापार का ही वर्णन किया जाता था, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव हुआ है, ठीक है साथियों। और अब आजीविका के साधन, कृषि, यातायात के साधन, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग आदि विषयों का अध्ययन भी किया जाता है। यानी पहले क्या होता था, सिर्फ व्यापार को ही क्या किया जाता था, आर्थिक इतिहास में शामिल किया जाता था। लेकिन अब हम क्या करते हैं भी, लोग कैसे अपनी जीविका चलाते थे, ठीक है, यातायात के साधन क्या थे, कृषि कैसी थी, पशुपालन कैसा था, बैंकिंग कैसी थी, तो इन सभी के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, आर्थिक इतिहास में पढ़ते हैं। 1917 की क्रांति के बाद आर्थिक इतिहास का महत्व बढ़ा। आर.पी. दत्त ने इंडिया टुडे नामक पुस्तक लिखी, जो एक आर्थिक इतिहास की पुस्तक है। इसके अलावा डी.डी. कौशाम्बी, इरफान हबीब, हिरेन मुखर्जी आर्थिक इतिहास से जुड़े विद्वान रहे हैं। आर्थिक इतिहास में संख्याकी गणित का मुख्य स्थान है, लेकिन इनका निश्चित सीमा के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आर्थिक इतिहास के कौन से बड़े बड़े विद्वान हैं साथियों, डी.डी. कौशाम्बी, इरफान हबीब, हिरेन मुखर्जी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या था, ये था आर्थिक इतिहास। आगे देखते हैं सैनिक इतिहास। तो सैनिक इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, सैनिक इतिहास वो होता है साथियों जिसमें हम किसी राज्य के उदय के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे उसका उदय हुआ, ठीक है। तो नेपोलियन, हिटलर, मुसलिनी के द्वारा जो राज्य बनाया गया था साथियों, वो क्या था, वो एक सैनिक राज्य था। और जो सैनिक राज्य होता है, इसमें हम तकनीक के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे युद्ध होते थे, कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था, युद्ध कौशल का, ठीक है। आर्ट ऑफ वॉर क्या है, एक चाइना की एक बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें क्या बताया गया है कि एंशिएंट टाइम में चाइना में जो युद्ध लड़ने के तरीके बताए गए हैं, और आज भी चाइना क्या करता है, उन्हीं तरीकों को भारत के साथ या किसी भी दूसरे देश के साथ अपनाता है, उसकी एक स्ट्रेटर्जी है, ठीक है दोस्तों। तो हर देश के क्या होते हैं, अपने कुछ तरीके होते हैं जिनके द्वारा वो क्या करता है, दूसरे देशों से संधि करता है, वार्ता करता है या युद्ध करता है, ठीक है। चाइना आर्ट ऑफ वॉर जो उसकी पुस्तक है, ठीक है, उसके तरीकों को आज भी इस्तेमाल करता है, ये मैंने आपको बता दिया है। हम विश्व युद्ध देखने को मिलते हैं, जिसके कारण आज सैनिक इतिहास का महत्व बढ़ गया है। यानी आज इतिहास का महत्व क्यों बढ़ा है, विश्व युद्धों के कारण, क्योंकि विश्व युद्धों में इतना जनसंहार हुआ है कि आज मानव सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि ये युद्ध क्यों होते हैं, और युद्धों को कैसे समझेंगे, जब हम उनकी हिस्ट्री को देखेंगे। जैसे आज भी अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करते हैं तो क्या करते हैं, उसके कारण पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं कारण, ताकि हम जान सकें कि युद्ध क्यों हुआ। और युद्धों के कारण जानेंगे तभी तो हम युद्धों को रोकेंगे।